साथियों, बहुत सी बातें राजपाल कश्यप जी ने बताई। दलित पिछड़ों के बारे में बहुत सी बातों पे उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत सी बातें बताई। मैं उनके सारी बातों से सहमत हूं पूरी तरह से। और हम दलित पिछड़ों को एकजुट होकर इन झूठे मक्कारों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो संघर्ष किया था, माता सावित्रीबाई फूले ने आपको शिक्षित करने के लिए अपने ऊपर टट्टी और पेशाब बर्दाश्त किया, लोगों ने उनके ऊपर टट्टी और पेशाब फेंका, वो सारा का सारा किया धरा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एक बार और आ गई तो ये सब खत्म कर देगी, सत्यानाश कर देगी। 2 साल से कोरोना के नाम पर स्कूल नहीं खुल पाया। जिन बच्चों के पास लैपटॉप मोबाइल है वो तो पढ़ ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। गरीब का जो 70% 75% किसान, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सब के सब गरीब, उनके पास मोबाइल, छोटा मोबाइल भी नहीं है, एंड्रॉइड फोन की बड़ी दूर की बात है, वो कहां से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शराब की दुकान कोरोना काल में लगातार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि शराब की दुकान में चाहे जितनी भीड़ जुट जाए उससे कोरोना नहीं फैलता। मोदी जी की रैली में, अमित शाह की जुलूस में चाहे जितनी भीड़ हो जाए उसमें कोरोना नहीं फैलता। और मोदी जी और योगी जी जब भाषण देते जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तब मास्क नहीं लगाते। जब अपने एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं अकेले, जब कैमरे के सामने होते हैं, तब उन्हें कोरोना पकड़ता। ये कोरोना के नाम पर जो देश को उल्लू बनाया जा रहा है, जो नाटक किया जा रहा था, ये उसी तरह से है जिस तरह से 15 लाख के नाम पर आपको उल्लू बनाया गया, जिस तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उल्लू बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी, आज मुझे एक बड़ा मंच मिला, कभी मुझे मिलता नहीं। मेरे पास ताकत की कमी नहीं। तमाम छोटे छोटे नेता जो पार्टी बना लिए हैं, 10 लोगों का गठबंधन कर लिए हैं, जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उन्हीं से पूछ लो कि आपके साथ 10 लोग जो गठबंधन में, उनका नाम बता दो तो वही नहीं बता पाएंगे। ऐसे जो 5000 पार्टियां भारत में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों का गठबंधन बना के कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। उल्लू बनाते हैं, कभी भाजपा से मिलते हैं, कभी इनसे मिलते हैं। ये उल्लू बनाने वाले लोग उन्हीं के साथी हैं, ये पीछे से काम करने वाले लोग हैं, आरएसएस के सभी समर्थक हैं। और सबकी लड़ाई, ये मत सोचिए जो टीवी मीडिया में दिखाया जाता है कि विपक्ष एक होकर भाजपा से लड़ रहा, नहीं, गलत। ये जितने टीवी चैनलों पर आते हैं वो सभी मिलकर अखिलेश यादव जी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। मैंने एक दिन टीवी इंटरव्यू में कहा कि आप, छोटे चैनल पर मैंने कहा कि आरएसएस के 2 हाथ हैं और 10 उंगलियां। अब 2 बड़ी पार्टियां आरएसएस के साथ काम करती हैं, उनको जोड़ लो कौन है, मैं बताने की मुझे जरूरत नहीं। ये दोनों का एजेंडा एक है। बिहार में जाके देख लीजिए किस तरह से तेजस्वी यादव को हराया गया। वो दोनों मिलकर, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोनों मिलकर, एक आगे से हाथ मोड़ता है, एक पीछे से हाथ मोड़ता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है। और उसके साथ छोटे छोटे जो बी टीम है, मुझे भी मैं क्यों जानता हूं ये सब, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं उन्हीं लोगों के साथ था और मुझे भी बी टीम बनाने का बहुत तेरा प्रयास किया गया, मुझे कमजोर किया गया। मैं आर्थिक रूप से कमजोर रहा, मेरे पास ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पूरे संगठन में कोई 4 व्हीलर बहुत बड़ी बढ़िया नहीं है, एक 4 व्हीलर है, वो भी पुरानी टूटी हुई जिससे मैं चलता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं। आज जितने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं, जितना यहाँ अंदर है, कुछ ज्यादा सीढ़ियों पे खड़े, इसके अलावा बाहर भी हैं, ये सभी अपना पैसा लगाकर नई बसों से, नए 4 व्हीलर से, सभी के सभी लोग अपने पैसे से आए। कितने लोग अपना पैसा लगा के आए थे? अपना हाथ उठा के बताओ, हाथ हिला दो, खड़े मत हो, बैठे बैठे हाथ हिलाओ। सभी के लोग अपना पैसा लगा के आए। मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, कुर्ता के अलावा मेरे पास अपना कुछ नहीं। आप अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी गेहूं दाल चावल भी एक कार्यकर्ता सरसों का तेल भी पहुंचाते हैं, जिससे मेरे घर नहीं, कोई
कोई फैक्ट्री नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। मैं 12 साल से समाज के पैसे से चलता हूँ, समाज के पैसे से खाता हूँ। ये कम चंदा देते हैं तो मैं कम चलता हूँ, रोटी भी कम खाता हूँ, एक सब्जी बनवा लेता हूँ। बढ़ा देते हैं तो मैं थोड़ा एक आध दिन घी भी लगा के खा लेता हूँ रोटी। ज्यादा चंदा बढ़ा देते हैं तो मैं पनीर भी बनवा लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद मैंने कभी भी आपके संघर्ष को, क्योंकि मैं गरीब घर का बेटा था और मैं किसी भी बड़ी पार्टी में बड़ा राजनीति नहीं किया। मैंने अपनी राजनीतिक सफर को समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सतईराम यादव जी थे, आज नहीं है, वो जिंदा नहीं। उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी में जोड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा का महासचिव बनाया गया, नगर विधानसभा का। और उसी दौरान नेताजी के तमाम कार्यक्रम हुए। मुझे नेताजी के साथ खड़े होने का, फोटो खिंचवाने का कई बार मौका मिला। उसी दौरान नया जब मैं समाजवादी पार्टी में गया था, उसी समय आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर में पहली बार स्कूल से जब राजनीति में कदम रखे तो जौनपुर आए। और जौनपुर में इतनी धक्का मुक्की, इतना संघर्ष, इतना बवाल, चूंकि जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ और बहुत ताकत है समाजवादी पार्टी के वहां और बड़ा वोट बैंक है, इसलिए बहुत भीड़ थी। मुझे भी एक फोटो खिंचवाने का मौका मिल गया था। मैंने कई बार, जब नवंबर का ऐलान हुआ, मैंने कई बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कई बार मैंने फोटो खिंचवाई। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बगल में बैठकर तमाम चैनलों पर लाइव चल रहा हूं, तमाम समाजवादी मैं कांग्रेस के अलायंस में रहा, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के साथ, लेकिन जो खुशी आज है वो मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि जो लड़ाई बाबा साहब लड़ते थे, जो लड़ाई कांसीराम साहब ने शुरू की थी, जो आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू की थी, वो लड़ाई, ये सब हम हमारे आदर्श हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे आदर्श हैं, लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, कर्पूरी ठाकुर आदर्श हैं। ये सभी लोग बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं और बराबरी की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं। हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। आज जो हिंदू धर्म चल रहा है वो सही हिंदू धर्म नहीं है। असली हिंदू धर्म वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेद कहता है कि जो सभी हिंदू बराबर हैं। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों किसी की कहने पर नहीं है, कर्म के आधार पर हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण है, अगर वो रक्षा करता है, राजपाट करता है तो क्षत्रिय है, अगर वो व्यापार करता है किसी भी प्रकार का तो वैश्य है, और अगर वो सेवा का काम करता है, कपड़े धोता है, नाली साफ करता है, बाल काटता है, भैंस चराता है, खेती करता है, ये काम करने वाला किसान भी अगर किसानी भी करता है तो हिंदू धर्म में शूद्र का दर्जा वेद के अनुसार है। लेकिन वेद कहता है कि शूद्र का बेटा शूद्र नहीं होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण होगा। इसका मतलब अगर असली हिंदू धर्म लागू होता तो आज यहां बैठे आदरणीय अखिलेश यादव जी को क्षत्रिय का दर्जा मिलता, जैसे कि भगवान कृष्ण को। राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हो पाई? लोग कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की तमाम रानियां थी, लेकिन हम अगर किसी से पूछेगा आप कितनी रानियों का नाम जानते हैं तो कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी 2-4 नाम से ज्यादा नहीं बता सकता। मैं तो एक ही नाम जानता हूं, लेकिन राधा का नाम हर कोई जानता है। जो कृष्ण को जानता है वो राधा को जरूर जानता है। लेकिन फिर राधा से इतना प्यार होते हुए कृष्ण की शादी, भगवान कृष्ण की शादी राधा से क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय वेद का नियम लागू था, आज का नियम लागू नहीं था। उस समय भगवान कृष्ण यदुवंशी तो थे, लेकिन उनके पिताजी राजा थे, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ण के थे, और राधा किसान की बेटी थी, यदुवंशी थी, लेकिन किसान की बेटी थी, इसलिए यदुवंशी शूद्र राधा थी। यदुवंशी शूद्र की शादी
यदुवंशी क्षत्रिय से नहीं होती थी। उस समय शाक्यवंशी क्षत्रिय की शादी यदुवंशी क्षत्रिय से होती थी। उस समय वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसीलिए चाणक्य का नाम, चाणक्य शाक्यवंशी थे लेकिन ब्राह्मण कहे गए। रावण राक्षस कहा गया एक तरफ, लेकिन उसके साथ ब्राह्मण कहा गया। क्यों ब्राह्मण कहे गए? रावण, और क्यों रावण क्यों कहे गए? चाणक्य शाक्य क्यों थे? क्योंकि उस समय वर्ण के हिसाब से नहीं, उस समय कर्म के हिसाब से वर्ण था। तो जो जैसा कर्म करता था, और वर्ण की शादी वर्ण में होती थी। इसका मतलब 1000 साल पहले यदुवंशी क्षत्रिय की शादी मौर्यवंशी क्षत्रिय में होती थी। माने मौर्यवंशी राजा की लड़की यदुवंशी राजा की लड़की के साथ शादी की जाती थी। तो ये हम सब एक है, अलग कहाँ हुए? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों की देन है, जिन्होंने हिंदू मुसलमान या आगे पिछड़े सब में लड़ाई करा दी और सबको छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय ब्राह्मण हर वर्ण से ब्राह्मण होता था, कोई एक वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता था। उस समय आदमी अग्निहोत्री क्यों होते? अग्निहोत्री माने लोहार का बेटा विद्वान हो गया तो अग्निहोत्री हो गया। इस तरह से उस समय वंश का वर्ण हुआ था, वो अलग होता था। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का इतना मतलब है कि हम सभी लोग एक हैं। पूरे भारत के लोगों का डीएनए एक है, चाहे वो कोई ब्राह्मण है, चाहे वो कोई यादव हो, चाहे कोई मौर्य हो, चाहे शाक्य हो, सैनी हो, कुछ हो, कोई भी हो। तो कुल मिलाकर मैं इन विषयों पे बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं और आपको बहुत से काम है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। हम लोग तो खाली आदमी हैं और खाली लोग हैं, 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। हम लोगों के पास कोई काम नहीं, उन्हें आने वाले समय में शासन सत्ता को संभालना है। आज मैं आपको सभी लोग महानगर के कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन आज मैं प्रेस के साथियों को, आदरणीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई यहाँ सामाजिक है, सामाजिक क्रांति की है। और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रणेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। मुझे याद है, मैं एक समय गया था मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में, ग्वालियर के आगे शिवपुरी है, उधर आप चले जाइए। दलित पिछड़े आदिवासी समाज की स्थिति एकदम बद से बदतर है। खाने के लिए मोहताज है, लोगों के पास कुछ नहीं है। यही हम लोगों, मैंने अपने सामने, मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और कांग्रेस की शुरुआती सरकारों को देखा। मैंने उस समय देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी तो दलित पिछड़ों का छूत समझा जाता था। उनके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती थी वो यहाँ मंच पर जिक्र करने का समय नहीं। आप इतना समझ लीजिए कि आज अगर आप खड़े हैं और आज आप सम्मान से बैठे हैं, तो आप आज बैठे हैं तो केवल कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के लिए आपकी हैसियत नहीं थी कि आप कुर्सी पर बैठ सके। और भारतीय जनता पार्टी आपको वही पहुंचाना चाहती है जहां से आपको महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब लेकर आए थे, कांसीराम साहब और नेताजी लेकर आए थे, वही आपको भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती। मैं तो 2017 में अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया, मैं मिला। मैं चाहता था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर काम करूं। मैंने पार्टी जरूर बनाई है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जैसे अच्छी पार्टियां जिनकी विचारधारा दलित पिछड़ों सहित सर्व समाज को आगे लेकर चलने की है, ऐसी पार्टियां देश में और प्रदेश में शासन करें। झूठ बोलने वाले, खरीद करने वाले ढोंगी। अभी राजपाल कश्यप साहब ने कहा कि फोटो मिला लो। मैंने पहली बार जब योगी जी का चेहरा देखा तो मुझे शोले फिल्म का गब्बर सिंह याद आया। हकीकत में बता रहा हूं, अगर योगी जी को आजकल तो चूंकि मसाज उनको मिल रहा मुख्यमंत्री होने के नाते थोड़ा चमक गया है, लेकिन अगर पुराने योगी जी को जब सांसद थे योगी जी, अगर उनके बाली पहना दो जैसा गब्बर सिंह ने शोले में पहना था, आप उसकी फोटो में अंतर नहीं कर सकते। और बात भी वही है, ठोको जिसको चाहो ठोको, जिसका चाहो घर गिरा दो। न नियम, न कायदा, न संविधान। असली जो है अपराधी गुंडे नहीं होते, असली अपराधी तो खद्दर पहनने वाले नेता हैं। सारे लोग इन्हीं के सर पे चलते हैं। अगर नेता चाह जाए, अगर मुख्यमंत्री चाह जाए तो
तो मंदिर से चप्पल नहीं चोरी होगी। कोरोना काल में कोई निकल के दिखा दिया हो तो बता दो, जिसने निकली उसका पिछवाड़ा लाल हो गया, काला हो गया हो। तो ये हालात है देश के। कोरोना काल, कोरोना के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा है। अभी योगी मोदी जी प्रधानमंत्री जी गए, कार्यक्रम किए। 19 अक्टूबर को कहे कि अभी कोरोना है, रोज कहते हैं कोरोना है, मोबाइल लगाओ कोरोना है, कहीं बाल नहीं लगती, लेकिन जब रैली करना होता है तो कोरोना नहीं होती, चुनाव करना होता है तो कोरोना नहीं होता। तो कोरोना के नाम पर दोगली बातें हो रही है इस देश में। सावधान होने की जरूरत है। कोरोना है कि नहीं है, लेकिन मोदी जी योगी जी रहेंगे तो ना आपकी दुकान खुल पाएगी, ना आपका स्कूल खुल पाएगा, ना आपकी फैक्ट्री खुल पाएगी। उनकी शराब की दुकान खुलेगी जिससे सरकार की आमदनी हो जाएगी, लेकिन आपकी आमदनी का सारा जरिया ठेला से लेकर आपकी दुकान तक बंद कर देंगे, आपको भुखमरी के कगार पर ला देंगे। आने वाले समय में उनका यही अच्छा दिन है। काम के नाम पर तुमसे आता करिए ही मत। कभी कभी काम की बातें उनसे कोई करता है तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। उनसे काम की बात क्यों कर रहे हो? उनसे उल्टी सीधी काम करवा लो जो वो कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। मेरे सामने विद्वान मुख्यमंत्री रहे हैं, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री रहे। मैं उनके सामने कुछ कहूँ ये मेरी हैसियत में नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जो भी कहना था, जो भी गलत हुआ होगा उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी